हाय दोस्तों। आज हम पार्शियल फ्रैक्शंस पर एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें 4 लेक्चर्स हैं और हर लेक्चर में हम पार्शियल फ्रैक्शंस लिखने का एक अलग से मेथड जो है वो सीखेंगे। तो टोटल 4 मेथड्स हैं और 4 लेक्चर्स में हम उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं कुछ बेसिक्स चीज़ें जो हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो इस लेक्चर सीरीज की आउटलाइन है वो इस स्लाइड में लिखी हुई है। हम फ्रैक्शंस को डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हर लेक्चर में जो है वो पार्शियल फ्रैक्शंस लिखने का एक नया तरीका सीखेंगे। उसके बाद मज़े की बात ये है कि प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज और उनके आंसर्स जो हैं वो इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में गिवन होंगे। और फिर हम अपने आखिरी लेक्चर लेक्चर नंबर 4 में तमाम मेथड्स का कंपैरिजन करेंगे और अपनी स्टडी को समराइज करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि फ्रैक्शन क्या होती है। कोई भी इस तरह की चीज़ जब आपको नज़र आए जिसको आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकें तो उसको आप फ्रैक्शन कहते हैं। चाहे वो नंबर्स की फॉर्म में हो, चाहे वो आपके पास किसी वेरिएबल एक्स की फॉर्म में हो। तो ये तमाम जो हैं फ्रैक्शंस कहलाती हैं। उसके बाद देखते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या होती है। अगर आपके पास इस तरीके से कोई 2 फ्रैक्शंस लिखी हों, तो आप उनका एलसीएम लेने के बाद उसको एक सिंगल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसी प्रोसेस का रिवर्स करें, यानी कि आप एक सिंगल फ्रैक्शन, इस तरह की सिंगल फ्रैक्शन को अगर आप 2 या मोर देन 2 फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिखें, सिंपल फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिखें, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शंस कहते हैं। यानी कि एक सिंपल फ्रैक्शन को मोर देन 1 फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिखने को आप कहते हैं रेज़ोल्यूशन ऑफ फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे एक और एग्जांपल जो है वो गिवन है। अक्सर आपको क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आएगा वो होगा कि रिजॉल्व द गिवन फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसका मतलब क्या है, आपके पास इस तरह से एक कॉम्प्लिकेटेड सी फ्रैक्शन होगी जिसको आपने पार्शियल फ्रैक्शन यानी कि सिंपल फ्रैक्शंस के सम के तौर पे लिखना होगा। तो इसको रेजोल्यूशन ऑफ फ्रैक्शन पार्शियल रेजोल्यूशन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। अब हम देखते हैं कि फ्रैक्शंस की कितनी टाइप्स होती हैं। तो फ्रैक्शंस की 2 टाइप्स हैं और जो पहली टाइप है दैट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि जो डिग्री ऑफ, यहाँ पे अगर आप देखें तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। इस बात का मतलब क्या है, यहाँ पे इसकी एक एग्जांपल ये गिवन है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके पास न्यूमरेटर है और ये आपके पास डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर में जो हाईएस्ट डिग्री है एक्स की या हाईएस्ट पावर है दैट इज 2। ओके, और उसके बाद अगर आप देखें तो डिनोमिनेटर में एक्स की जो हाईएस्ट पावर है, अगर आप तमाम एक्स को मल्टीप्लाई करें तो एक्स क्यूब बनेगा। तो न्यूमिनेटर में आपके पास हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर है, जबकि डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर आपके पास एक्स क्यूब है। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं जब न्यूमिनेटर की डिग्री जो है वो डिनोमिनेटर की में जो एक्स है उसकी डिग्री से कम हो। इसी तरह से ये फर्दर एग्जांपल्स आपके सामने गिवन है, आप चेक कर सकते हैं कि ये सारी प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। सेकंड टाइप जो है फ्रैक्शन की दैट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और ये प्रॉपर फ्रैक्शन की ऑपोजिट है। जाहिर सी बात है, इसमें क्या होगा कि न्यूमिनेटर की जो हाईएस्ट डिग्री है वो ज़्यादा होगी डिनोमिनेटर की हाईएस्ट डिग्री से। अब अगर आप इस एग्जांपल को देखें तो हाईएस्ट डिग्री जो एक्स की है दैट इज़ एक्स क्यूब, और डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो एक्स की हाईएस्ट डिग्री जो है वो एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे अ, न्यूमरेटर की डिग्री जो है वो डिनोमिनेटर की डिग्री से ज़्यादा है, यानी कि एक्स की पावर से ज़्यादा है। तो ऐसी फ्रैक्शंस को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के जब आपके सामने क्वेश्चंस आते हैं या अगर आपके सामने एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जस्ट लाइक दिस, तो उसको सबसे पहले हमने एक पॉलिनोमियल और एक प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना होता है, और उसके बाद हम इस प्रॉपर फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेते हैं इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस, और हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन होगी जो कि टाइप 1 थी तो उसको हम डायरेक्टली सॉल्व करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी तो उसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा होगा, और वो स्टेप ये होगा कि आप उसको एक पॉलिनोमियल और एक ब्रेक करेंगे उस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पॉलिनोमियल और प्रॉपर फ्रैक्शन में, और फिर उस प्रॉपर फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। तो ये स्टेप कैसे किया जाएगा इस चीज़ को भी हम अभी देख लेते हैं। लेट्स से ये हमारे पास क्वेश्चन है और ये हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको हमने ब्रेक करना है एक पॉलिनोमियल में और प्लस ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन में। ये काम कैसे किया जाता है, ये सिंपल एक डिवीजन है। एक्स की हाईएस्ट पावर अगर आप देखें न्यूमरेटर में वो हाई है जो डिनोमिनेटर में एक्स की पावर है उससे, तो इसको आप सिंपल डिवीजन से इस काम सिंपल डिवीजन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो 6x³ प्लस 5x² माइनस 7, और इसको आपने डिवाइड करना है 3x² माइनस 2x माइनस 1 से। ओके, तो अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2x से, तो आपके पास 6x³ बन जाएगा। तो 2x से मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो ये हमारे पास बनेगा 6x³ माइनस 4x² माइनस 2x। और इनको कैसे सॉल्व किया जाता है, आप साइंस को चेंज कर देते हैं
तो साइन यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, ये टर्म्स आपके पास कैंसिल हो जाएंगी और आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा 9x² + 2x - 7। अब अगर आप इसको +3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास यहाँ पे यानी कि 3x² - 2x - 1 को अगर आप +3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9x² - 6x - 3। दोबारा से आप साइंस को चेंज करेंगे, माइनस प्लस एंड प्लस, तो ये टर्म्स आपके पास कैंसिल हो जाएंगी और आपके पास रिमाइंडर आएगा 8x और -4। तो ये आपके पास रिमाइंडर आ गया। अब फर्दर आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, फर्दर सिंप्लीफिकेशन जो है वो यहाँ पे नहीं हो सकती। तो आगे चलते हैं। तो अब इसको लिखने का क्या तरीका होगा, आप इस एरो को यूं लेके चलेंगे, ये इसका सिंपल लिखने का तरीका है। यानी कि सबसे पहले ये टर्म आएगी, फिर ये टर्म आएगी और फिर ये टर्म आएगी विच इज थर्ड वन, राइट। तो सबसे पहली टर्म हम लिखते हैं जो कि पॉलिनोमियल की जगह आएगी, फिर प्लस का साइन आएगा, फिर सेकंड टर्म जो ये रिमाइंडर है 8x - 4 ये आएगी, डिवाइडेड बाय जो हमारी थर्ड टर्म है 3x² - 2x - 1। तो हमने सिंपल इसको अपनी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पॉलिनोमियल प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन में ब्रेक कर लिया। तो आप ये मेथड अप्लाई करेंगे, अगर आप यहाँ पे वापस एलसीएम लेके देखें तो आप रीचेक कर सकते हैं, आपके पास जो गिवन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी वही फ्रैक्शन वापस आपके पास आ जाएगी। तो ये हमारे पास सिंपल मेथड था। अगर हम इस चीज़ को समराइज करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रैक्शन क्या होती है। हमने ये देखा कि कोई भी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर अगर आपके पास लिखा हो तो उसको आप फ्रैक्शन का कहते हैं, वो एक्स के फंक्शंस भी हो सकते हैं। उसके बाद फ्रैक्शन की आपने 2 टाइप्स जो हैं वो स्टडी की। 2 टाइप्स उसकी कौन-कौन सी थी? फर्स्ट टाइप थी उसकी प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें प्रॉपर फ्रैक्शन में आपके पास क्या था कि nx की डिग्री जो है यानी कि न्यूमिनेटर की जो डिग्री थी दैट इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। और इसी तरह से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी हमारे पास, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारे पास क्या था कि न्यूमिनेटर की जो डिग्री थी हाईएस्ट दैट इज ग्रेटर देन हाईएस्ट डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर टर्म। और ये हमारे पास सिंपल सी एग्जांपल्स थी। अब आगे चलते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं पार्शियल फ्रैक्शंस फाइंड करने के लिए। तो मेथड नंबर 1 हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस जो हैं वो गिवन है, हम उनको सॉल्व करेंगे जिस तरह से यहाँ पे एग्जांपल 1 हमें गिवन है। इसी तरह से अगर आप देखें तो मेथड 1 ऐसे क्वेश्चंस पे अप्लाई होगा जिनके डिनोमिनेटर में आपके पास लीनियर एंड डिस्टिंक्ट टर्म्स होंगी, नॉन रिपीटिंग टर्म्स होंगी। ठीक है, अगर आप इस एग्जांपल 1 के फर्स्ट क्वेश्चन को देखें तो ये इसके डिनोमिनेटर में आपके पास x - 3 है और साथ में x - 4 है। x - 3 और x - 4 जो है ये लीनियर टर्म्स हैं। लीनियर टर्म्स का मतलब क्या है कि x की हाईएस्ट पावर जो है वो 1 होगी, वो 2 नहीं होगी। ठीक है, तो ये लीनियर टर्म्स हैं। उसके बाद ये डिस्टिंक्ट टर्म्स हैं, यानी कि ये अलग अलग टर्म्स हैं, बिल्कुल सेम नहीं है। एक x - 3 है तो दूसरी x - 4 है, ये एक दूसरे से अलग हैं, नॉन रिपीटिंग है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे जिनमें ये दो खूबियां होंगी कि उनके डिनोमिनेटर की टर्म्स लीनियर होंगी और डिस्टिंक्ट होंगी, नॉन रिपीटिंग होंगी, तो उनमें आप मेथड 1 अप्लाई करेंगे। वो मेथड 1 क्या है आगे चल के हम अभी देखते हैं। इसी तरह के ये मजीद आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, इन सारों में आप मेथड 1 जो आज हम स्टडी करेंगे वो अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें लीनियर एंड डिस्टिंक्ट टर्म्स हैं, लीनियर एंड डिस्टिंक्ट टर्म्स। और इसी तरह से इस क्वेश्चन में भी, इस क्वेश्चन में भी, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि इसमें लीनियर एंड डिस्टिंक्ट टर्म्स हैं या नहीं। सिमिलरली इसको भी देखते हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखें 2x + 5, तो आप चेक कर सकते हैं कि लीनियर और डिस्टिंक्ट टर्म्स हैं इसके डिनोमिनेटर में या नहीं। अगर आप देखें तो इसके डिनोमिनेटर को आप ब्रेक कर सकते हैं यूजिंग मिड टर्म ब्रेक मेथड, x² + 3x + 2x + 6। और इसको मिड टर्म मेथड यूज करते हुए जब आप 2 रूट्स इसके बनाएंगे तो वो आपके पास बनेंगे x + 2 एंड x + 3। तो वापस आपके पास लीनियर एंड डिस्टिंक्ट टर्म्स आ गई। तो इस पे भी आप वही मेथड अप्लाई करेंगे जो मेथड नंबर 1 है जो आज हम पढ़ेंगे। अब हम इस लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे है आपके पास। तो यहाँ पे आपके पास है 6x + 27 डिवाइडेड बाय 4x³ - 9x। तो ये भी इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। कैसे, अभी देख लेते हैं। आप x को कॉमन यहाँ से कंसीडर कर सकते हैं, तो आपके पास यहाँ पे बचेगा 4x² - 9। और उसके बाद इसको फर्दर हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। x और 4x² को मैं लिख सकता हूँ 2x होल स्क्वायर - 3 स्क्वायर। अब ये देखें तो a² - b² का फार्मूला बनता है। a² - b² आपके पास होता है a - b इंटू a + b। तो लिहाजा आप इसको लिख सकते हैं, इस फ्रैक्शन को x इंटू 2x - 3 यानी कि a - b एंड देन a + b। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये लीनियर एंड डिस्टिंक्ट टर्म्स हैं। ये लीनियर टर्म है,
یہ بھی لینئر ٹرم ہے اور یہ بھی لینئر ٹرم ہے, یعنی کہ x کی ہائیسٹ پاور 1 ہے اور یہ ڈسٹنکٹ بھی ہیں, یعنی کہ ایک دوسرے سے الگ بھی ہیں, ایک جیسی نہیں ہے اور نان ریپیٹنگ ہے, یعنی کہ کوئی بھی ٹرم ریپیٹ نہیں ہو رہی. تو ان سارے کویسچنز پہ, ایسے سارے کویسچنز پہ ہم میتھڈ نمبر 1 اپلائی کریں گے, اور وہ میتھڈ کیا ہے ابھی ہم سیکھنے لگے ہیں اس میتھڈ کو. تو ایک کویسچن ہے ہمارے پاس, ریزالو دس تھنگ انٹو پارشل فریکشنز. تو اس کو اب آپ نے پارشل فریکشنز میں سالو کرنا ہے. تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے, 7x minus 25 divided by x minus 3 into x minus 4, اس کو آپ لکھ لیں گے. جتنی بھی آپ کے پاس اس کے ڈینومینیٹر میں ٹرمز ہیں وہ ساری ٹرمز الگ الگ سے لکھیں گے, a plus then b divided by x minus 4. اب یہاں پہ a اور b ہم نے لکھا ہے, صرف a کیوں نہیں لکھا یا صرف b کیوں نہیں لکھا یا آگے ہم نے پلس c کیوں نہیں کیا؟ تو اس کے ڈینومینیٹر میں اگر آپ دیکھیں تو 2 ٹرمز تھیں, تو ہم نے 2 پارشل فریکشنز بنانی ہے اور ان کا جو نیومینیٹر ہے وہ ان نون ہوگا, a اور b, اور ان کی ویلیوز اگر ہم فائنڈ کر لیں تو ہمارے پاس فائنل پارشل فریکشن بن جائے گی. اسی طرح سے اگر یہاں پہ اس کے ڈینومینیٹر میں یہاں پہ 3 ٹرمز ہوتی تو پھر ہم یہاں پہ پلس c ڈیوائڈیڈ بائی سم تھنگ بھی کر دیتے, ٹھیک ہے. لیکن ہمارے پاس 2 ٹرمز ہیں تو ہم a اور b تک رہیں گے, یعنی کہ 2 فریکشنز ہی ہم یہاں پہ بنائیں گے, ٹھیک ہے. تو میں اس کو اریز کر دیتا ہوں تاکہ کنفیوژن نہ ہو. تو اب یہاں پہ جو کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اب اس کو سالو کرنا ہے فار دا ویلیوز آف a اینڈ b. اوکے, تو سالو کرتے ہیں. تو نیکسٹ اسٹیپ آپ کے پاس یہ ہوگا, لیٹس سے میں اس کو ایکویشن نمبر 1 کہہ لیتا ہوں. نیکسٹ اسٹیپ ہمارے پاس یہ ہوگا کہ ملٹیپلائی بوتھ سائڈس ود ڈینومینیٹر. اب ڈینومینیٹر کیا ہے لیفٹ سائڈ پہ ہمارے پاس؟ ڈینومینیٹر ہے ہمارے پاس x minus 3 into x minus 4. تو جو بھی ڈینومینیٹر ہوگا آپ کے پاس لیفٹ سائڈ پہ آپ نے اس سے ملٹیپلائی کر دینا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس اسٹیپ نمبر 1 ہے. تو ملٹیپلائی کرتے ہیں 7x minus 25 x minus 3 x minus 4, اور یہاں پہ میں جو ڈینومینیٹر ہے اس سے ملٹیپلائی کرنے لگا ہوں x minus 3 into x minus 4. اسی طرح سے میں یہ سائڈ, سوری just give me a minute. اوکے, تو ہمارے پاس جو رائٹ سائڈ تھی دیٹ از a ڈیوائڈیڈ بائی x minus 3, اور اس کو بھی ہم ملٹیپلائی کر دیں گے x minus 3 اور x minus 4 سے, پلس b ڈیوائڈیڈ بائی x minus 4 تھا ہمارے پاس, تو اس کو بھی ہم ملٹیپلائی کر دیں گے x minus 3 اور x minus 4 سے. یعنی کہ آپ لیفٹ اور رائٹ سائڈ پہ ایچ اینڈ ایوری ٹرم کو جو ڈینومینیٹر تھا لیفٹ سائڈ کا اس سے ملٹیپلائی کر دیں گے. اب یہ ٹرم اس ٹرم سے کینسل ہو جائے گی, یہ ٹرم اس ٹرم سے کینسل ہو جائے گی, اور یہ x minus 3 ٹرم اس سے کینسل ہوگی, x minus 4 ٹرم x minus 4 کے ساتھ کینسل ہو جائے گی, اور آپ کے پاس بچ جائے گا 7x minus 25 equals to a into x minus 4 plus b into x minus 3. تو یہاں تک پہنچنے کے بعد اس ایکویشن کو آپ نام دے دیں گے ایکویشن نمبر 2 کا, اور اس کے بعد پھر ہم نیکسٹ اسٹیپ پہ جائیں گے. یہ ہمارے پاس ایکویشن 2 ہے. تو نیکسٹ اسٹیپ ہمارے پاس کیا ہوگا؟ نیکسٹ اسٹیپ ہمارے پاس یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے پٹ کریں گے جو بھی آپ کے پاس ڈینومینیٹر میں فرسٹ ٹرم تھی اس کو equals to 0, x minus 3 equals to 0. تو x آپ کے پاس آ جائے گا یہاں سے 3, اور x کی جو ویلیو آ جائے گی آپ اس کو پٹ کر دیں گے ان ایکویشن 2. ایکویشن نمبر 2 میں آپ x equals to 3 پٹ کریں گے, اور میں نیکسٹ سلائڈ پہ جاتا ہوں اور ایکویشن 2 بھی لکھ لیتا ہوں. ہمارے پاس ایکویشن 2 ہے 7x minus 25 equals to a into x minus 4 plus b into x minus 3, اور ہمارے پاس x کی ویلیو آئی تھی 3, اور یہ ہمارے پاس ایکویشن نمبر 2 تھی. اس کو پٹ کر دیتے ہیں ایکویشن 2 میں, تو ہمارے پاس بن جائے گا 7 into 3 minus 25 equals to a into 3 minus 4 plus b into 3 minus 3. So 21 minus 25 equals to a into minus 1 plus b into 0, اور یہ بن جائے گا minus 4 equals to minus a اور پلس بی ملٹیپلائڈ بائی 0, تو وہ ٹرم آپ کے پاس 0 ہو جائے گی, اور یہاں سے آپ کے پاس a آ جائے گا equals to 4. مائنس اور مائنس کینسل ہو جائیں گے. سملرلی آپ کیا کریں گے کہ آپ جو سیکنڈ ٹرم تھی ڈینومینیٹر میں دیٹ واز x minus 4, اس کو پٹ کریں گے equals to 0. سو پٹ x minus 4 equals to 0, اور یہاں سے آپ کے پاس آ جائے گا x equals to 4, اور x equals to 4 کو دوبارہ آپ یہی پروسیجر ریپیٹ کریں گے, ایکویشن 2 میں پٹ کر دیں گے. So 7 into 4 minus 25 equals to a into 4 minus 4 plus b into 4 minus 3, اور یہاں سے آپ کے پاس آ جائے گا 28 minus 25 equals to a into 0 plus b into 1. 3 equals to b.
یہاں سے آپ کے پاس آ جائے گا b equals to 3. تو اس کویسچن میں جو میتھڈ نمبر 1 آج ہم اسٹڈی کر رہے ہیں تو اس میں مین چیز ہی یہی تھی کہ ہم نے a اور b کو فائنڈ کرنا تھا. a اور b فائنڈ ہو چکے ہیں, ان کو آپ اکویشن نمبر 1 میں پٹ کر دیں گے اور آپ کا کویسچن جو ہے سالو ہو جائے گا, یعنی کہ آپ کی جو فریکشن تھی وہ بریک ہو چکی ہے انٹو پارشل فریکشنز. تو put values of a and b in equation 1 to get final answer. فائنل آنسر تو equation 1 میں پٹ کرتے ہیں. equation 1 تھی آپ کے پاس 7x minus 25 divided by x minus 3 and x minus 4 equals to a کی ویلیو آپ کے پاس ہے 4. let me check. so a کی ویلیو ہے 4 اور x minus 3 تھا وہاں پہ, پلس b کی ویلیو آپ کے پاس ہے 3 اور ڈینومینیٹر تھا x minus 4. تو یہ آپ کا فائنل آنسر ہے. so this is the answer, یعنی کہ آپ نے پارشل فریکشن میں اس کو ریزالو کر لیا ہے. اگر آپ اپنے آنسر کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو فریکشن فائنڈ کی ہیں ان کا آپ LCM لیں, آپ کے پاس واپس کویسچن آنا چاہیے. تو ہم چیک کر لیتے ہیں. 4 into x minus 3 plus 3 divided by x minus 4, اگر ہم یہاں پہ LCM فائنڈ کریں گے تو ہمارے پاس واپس آنسر آ جائے گا. سو x minus 3 into x minus 4, x minus 4 into x minus 4 آ جائے گا, پلس 3 into x minus 3 آ جائے گا ہمارے پاس LCM لینے پہ ٹاپ پہ. تو اگر آپ اس کو سالو کریں گے تو 4x minus 16 plus 3x minus 9 divided by, اور میں رائٹ سائڈ پہ لکھ لیتا ہوں 4x plus 3x آپ کے پاس 7x بن جائے گا, minus 16 minus 9 minus 25 بن جائے گا, divided by x minus 3 into x minus 4. تو واپس آپ کے پاس وہی کویسچن بن گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا آنسر جو ہے دیٹ از کریکٹ. تو آگے چلتے ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس اس طرح سے ڈفرینٹ اور بھی کویسچنز ہیں جن کو آپ سالو کر سکتے ہیں. لیٹس سے یہ آپ کے پاس کویسچن ہے یہاں پہ, اور اس کویسچن کو آپ سالو کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے جب آپ کویسچن کا انالیسس کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ڈینومینیٹر اور نیومریٹر میں ایکس کی پاورز کو آپ اینالائز کریں گے. تو نیومریٹر میں جو ایکس کی ہائیسٹ پاور ہے دیٹ از 1 یہاں پہ, اور یہاں پہ وہ 3 ہے. تو نیومریٹر کی ہائیسٹ پاور از لیس دین دی ہائیسٹ پاور ان دا ڈینومینیٹر. تو یہ سمپل کویسچن ہے, اس میں آپ کو ملٹیپلیکیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے, سوری وہ ڈویژن والا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ پراپر فریکشن ہے. اس کو سمپلی آپ جو اس کا ڈینومینیٹر ہے اس کو آپ اس کے روٹس بنا کے اس کو 3 لینئر اینڈ ڈسٹنکٹ ٹرمز کی فارم میں لکھ لیں گے. اور یہاں پہ کیونکہ 3 ٹرمز تھیں آپ کے پاس, ایک تھی x ڈینومینیٹر میں اور دوسری ہے x minus 4 اور تیسری ہے x plus 2. تو 3 ٹرمز ہیں آپ کے پاس, اور اس لیے آپ کے پاس 3 unknowns ہوں گے a b and c. a divided by x plus b divided by x minus 4 plus c divided by x plus 2. اب آپ ان 3 unknowns کو فائنڈ کریں گے اور اس طرح سے آپ اس کویسچن کو سالو کر لیں گے. سارا میتھڈ جو ہے وہ سیم رہے گا آپ کے پاس, سارا پروسیجر آپ کے پاس سیم ہوگا. یعنی کہ وہ پروسیجر کیا ہوگا, ہمارے پاس یہ ایکویشن ہے. اگر میں اس ایکویشن کو لے کے چلتا ہوں, ہمارے پاس ایکویشن ہے 8x minus 8 divided by x into x minus 4 into x plus 2, اور اس کو ہم نے لکھ لیا تھا a divided by x plus b divided by x minus 4 plus c divided by x plus 2. آپ ملٹیپلائی کریں گے both sides کو with denominator, اور denominator کیا ہے x into x minus 4 into x plus 2. اس سے ملٹیپلائی کریں گے, آپ کی ایکویشن بن جائے گی 8x minus 8, کیونکہ لیفٹ سائڈ پہ تو ڈینومینیٹر آپ جب ملٹیپلائی کر رہے ہیں تو وہ پورے کا پورا ڈینومینیٹر کینسل ہو جائے گا. لیکن رائٹ سائڈ پہ آپ کے پاس یہاں پہ بچ جائے گا x جو ہے وہ اس x کے ساتھ کینسل ہو جائے گا, لیکن x minus 4 اور x plus 2 جو ہے وہ بچ جائے گا, پلس b, اور b والی ٹرم میں x minus 4 اس x minus 4 کے ساتھ کینسل ہو جائے گا, لیکن x and x plus 2 جو ہے وہ بچ جائے گا. c کے نیچے x plus 2 ہے تو x plus 2 والی ٹرم جو ہے وہ صرف کینسل ہوگی, اور x into x minus 4 جو ہے وہ بچ جائے گا. اس کے بعد لیٹس سے یہ ہماری ایکویشن نمبر 2 ہے. آپ کیا کریں گے کہ آپ سب سے پہلے جو فرسٹ ٹرم ہے ڈینومینیٹر کی اس کو پٹ کر دیں گے equals to 0. تو پٹ x equals to 0. سب سے پہلے x equals to 0 پٹ کریں گے, پھر x minus 4 کو equals to 0 پٹ کریں گے, اور پھر x plus 2 کو equals to 0 پٹ کریں گے. تو پٹ x equals to 0, تو اس کو آپ پٹ کر دیں گے ان ایکویشن نمبر 2. ایکویشن نمبر 2 میں جب آپ x equals to 0 پٹ کریں گے تو ایکویشن 2 آپ کے پاس بن جائے گی -8 equals to a into -4 plus 2, اور b کے ساتھ x ڈائریکٹ ملٹیپلائی ہو رہا ہے تو b اور c والی ٹرمز 0 ہو جائیں گی, اور یہاں سے آپ کے پاس a equals to آ جائے گا. لیفٹ سائڈ پہ -8 ہے, رائٹ سائڈ پہ بھی آپ کے پاس -8 بنتا ہے, تو a equals to 1 آپ کے پاس یہاں سے آ جائے گا. سملرلی آپ کیا کریں گے کہ ہمارے پاس جو نیکسٹ ٹرم تھی دیٹ واز
x माइनस 4, डिनोमिनेटर में हमारे पास नेक्स्ट टर्म थी x माइनस 4, x इक्वल्स टू 0 तो हम पुट कर चुके हैं, अब x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, सो पुट x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, सो यहाँ से x इक्वल्स टू 4 बन जाएगा, इसको आप पुट कर देंगे। उसी तरह से इक्वेशन 2 में पुट इन इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन नंबर 2 में आप पुट करेंगे तो 8x माइनस 8 है, 8 x की जगह 4 माइनस 8 इक्वल्स टू a, एंड देन x माइनस 4 और x प्लस 2, x माइनस 4 की वजह से 4 माइनस 4 वो टर्म आपके पास 0 हो जाएगी। मैं पूरी की पूरी इक्वेशन जो है वो कॉपी करके रख लेता हूँ। 8x माइनस 8 इक्वेशन 2 हमारे पास है, 8x माइनस 8 इक्वल्स टू a इंटू x माइनस 4 और x प्लस 2 प्लस b x इंटू x प्लस 2 प्लस c x टू x माइनस 4। तो ये हमारे पास इक्वेशन थी। अब इसमें हम पुट कर रहे हैं x इक्वल्स टू 4, तो 4 प्लस 2 प्लस b इंटू 4 एंड 4 प्लस 2 प्लस c इंटू 4 माइनस 4। तो 4 माइनस 4 ये टर्म आपके पास 0 हो जाएगी, यहाँ पे भी 4 माइनस 4 है, ये टर्म भी 0 हो जाएगी, और आपके पास बन जाएगा 32 माइनस 8 इक्वल्स टू b 4 एंड 4 प्लस 2 इज 6, सो 32 माइनस 8 आपके पास क्या बन जाएगा, 32 में से जब आप 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 24 आ जाएगा। राइट साइड पे भी आपके पास 24 b बनता है, 24 एंड 24 गेट्स कैंसल एंड b इक्वल्स टू 1 आ जाएगा आपके पास। सिमिलरली जो अब हमारे पास जो थर्ड टर्म थी डिनोमिनेटर में x प्लस 2, उसको इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, तो पुट x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x इक्वल्स टू माइनस 2 आ जाएगा, इसको आप पुट करेंगे इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 टॉप पे लिखी हुई है, उसमें हम पुट करते हैं इसको 8 इंटू माइनस 2 माइनस 8 इक्वल्स टू a इंटू माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2 प्लस 2 प्लस b माइनस 2 प्लस 2 प्लस c माइनस 2 माइनस 4। अब यहाँ पे अगर आप देखें माइनस 2 प्लस 2 है फर्स्ट टर्म में, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, यहाँ पे भी माइनस 2 प्लस 2 है तो ये टर्म भी 0 हो जाएगी, आपके पास 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद कोई भी चीज़ 0 हो जाती है। और लेफ्ट साइड में हमारे पास बच जाएगा माइनस 16 माइनस 8 इक्वल्स टू c माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 6, तो ये आपके पास बन जाएगा माइनस 24 इक्वल्स टू प्लस 12 माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस प्लस बन जाता है आपके पास प्लस 12 c, तो यहाँ से आपके पास c आ जाएगा इक्वल्स टू माइनस 2, तो c माइनस 2 आपके पास आ चुका है। a b और c तीनों की वैल्यूज हम फाइंड कर चुके हैं। अगर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि a b और c की वैल्यूज क्या है, a की वैल्यू 1 थी, b की वैल्यू भी 1 है और c की वैल्यू माइनस 2 है, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू हमारे पास माइनस 2 आई है। तो हमारे पास जो मेन इक्वेशन थी दैट वाज, अगर आप देखें तो यहाँ पे ये लिखी हुई है 8x माइनस 8, तो 8x माइनस 8 डिवाइडेड बाय x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 8x, और a b और c की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। तो a के नीचे x था हमारे पास, b के नीचे हमारे पास x माइनस 4 था, प्लस b की वैल्यू 1 है, तो x माइनस 4 प्लस c की वैल्यू हमारे पास माइनस 2 है, जिसके नीचे हमारे पास था x प्लस 2, तो x प्लस 2, इसको मैं फर्दर अगर सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4, ये प्लस और ये माइनस आपस में मिलकर माइनस बन जाएंगे, माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2, तो ये आपका फाइनल आंसर है। अगर आप इसका एलसीएम लेंगे चेक करने के लिए, तो इसका एलसीएम लेने पे आपके पास वापस जो क्वेश्चन था वो बनना चाहिए, इसका मतलब ये होगा कि आपका आंसर जो है वो करेक्ट है। आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास एक एक्सरसाइज है, इसमें डिफरेंट क्वेश्चंस गिवन है, इन सारे क्वेश्चंस में मेथड नंबर 1 अप्लाई होगा। सारों के डिनोमिनेटर जो है वो लीनियर और डिस्टिंक्ट फॉर्म्स में लिखे जा सकते हैं, इसको मिड टर्म ब्रेक से आप सॉल्व करके इसके रूट्स बना लेंगे। सिमिलरली इस प्रॉब्लम को भी हम देख चुके हैं, स्लाइड के शुरू में, लेक्चर के शुरू में हमने इसके फैक्टर्स जो हैं वो बनाए थे, और इन सारे क्वेश्चंस के आंसर ये आपको गिवन हैं, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं आपके पास, अपने आंसर्स आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं मैच करके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मेथड नंबर 2 के साथ, कि कैसे हम प्रॉपर फ्रैक्शंस को पार्शियल फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिख सकते हैं यूजिंग अनदर मेथड विच इज मेथड नंबर 2।